ठीक, चलो चेक करो तो ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या कनेक्शन थोड़ा सा उसमें से अनस्टेबल दिखा रहा है, चेक करो। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करो जल्दी। कनेक्शन यहाँ से थोड़ा सा अनस्टेबल दिखा रहा था। गुड, चलो तो अगर सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो हम लोग क्लास आगे चालू करते हैं। अब देखो ध्यान से, कल के क्लास में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स एक प्लांट के इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोगों ने पूरा का पूरा डायग्रामेटिक सारा स्टडी कर चुका है, ठीक है। तो उसको अब हम लोग पूरे के पूरे रिटर्न फॉर्म में एक एक चीज को डिटेल में लिखते हुए चलेंगे और पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस रहते हैं उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए हेडिंग लगाओ सीधा, ऑटोट्रॉफिक है, ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। लगा हेडिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, चलो तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसको डिफाइन करने के लिए कभी कभार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ये तुम्हारे। तो पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, it is a biochemical process in which plants prepare their food by using raw materials such as CO2, water, सनलाइट, और इसमें आ जाएगा क्लोरोफिल, एटसेट्रा। क्लोरोफिल एटसेट्रा, ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए डेफिनेशन। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स, एक सेकंड, रॉ मटेरियल्स सच एज CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल एटसेट्रा। क्लियर? अब समझो ध्यान से, देखो एक प्लांट जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के फॉर्म में इन्हीं सब्सटेंसेस का यूज नहीं करता। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हुए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और यहाँ पे तुम्हारा क्लोरोफिल यूज हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एंजाइम्स भी इसमें एज रॉ मटेरियल हम लोग को यूज करना होता है, ठीक है। तो प्लांट्स बहुत सारे अदर रॉ मटेरियल्स भी यहाँ पे यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 3 रॉ मटेरियल्स तुमको नहीं समझना है, क्योंकि सारे बुक्स में तुमको ये 3 के अलावा और बाकी कुछ रॉ मटेरियल्स लिखा ही नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें इनके अलावा भी तुम्हारे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर? ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे यूज होते हैं ये इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। लगाओ अगला हेडिंग लगाओ इसमें, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो अब इसमें तुमको बहुत सारे नए नए चीजें देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान से समझते चलना एक एक पॉइंट्स को। सबसे पहला हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं क्लोरोफिल। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहला जो यूज हो जाएगा क्लोरोफिल। देखो इसके बारे में लिखना है, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन mainly leaf, young stem and other parts, and some other parts, some other parts of the plant.
इसमें लिखना these pigments are used to trap the sunlight. These pigments are used to trap the sunlight. क्लियर? ये हो जाएगा क्लोरोफिल के लिए. क्लोरोफिल में क्या बोला जा रहा है? इट इज अ ग्रीन. अच्छा, ग्रीन. इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट present in mainly leaf, young stem and some other parts of the plant. मतलब ऐसे पार्ट जहां पे जो भी पार्ट प्लांट का ग्रीनिश अपीयर होता है. क्लियर? ऐसे पार्ट्स जो ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं वो सारे पार्ट्स क्लोरोफिल कंटेन करेंगे, क्योंकि प्लांट्स में जो ग्रीन कलर रहता है वो ड्यू टू क्लोरोफिल ही होगा. क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा वो सारा का सारा पार्ट्स जहां पे कि क्लोरोफिल तुम्हारा प्रेजेंट रहने वाला है. मेनली हम लोग को इसमें जो देखना है वो लीफ से ही देखना है, और यंग स्टेम भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है? यंग स्टेम भी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल कंटेन करता है. तो ये हो जाएगा पहला नंबर, रॉ मटेरियल क्लोरोफिल. क्लियर? नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? गुड. आगे देखो अब ध्यान से. पहला नंबर तो क्लोरोफिल हम लोग देख लिए. सेकंड नंबर इस पे हेडिंग लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड. वो सारी चीजों को पहले लिख लेते हैं जिनके बारे में हमको पहले से ही अच्छा खासा नॉलेज है. सेकंड नंबर इसमें लिखना है रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड. लिखो CO2 is obtained by plants from their surrounding. CO2 is used to synthesize ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स. अब इसके बारे में जो बहुत ही इजी चीजें रहती है उसके बारे में इस यहाँ पे लिख नहीं रहे. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पूरे के पूरे एनवायरमेंट में 0.003% वहां पे पूरा का पूरा अवेलेबल रहता है. इसके बारे में जो भी डिटेलिंग है, जो कि ज्योग्राफी रिलेटेड होता है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे. सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे जो बायोलॉजी के टर्म्स पे बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा सेकंड, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड, वाटर H2O. देखो पानी जो प्लांट में आता है उसके लिए पूरा का पूरा हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है. तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या फिर वाटर का जो अवेलेबिलिटी होता है प्लांट को, वो किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग का आने वाला ही चैप्टर है यहाँ पे. इसी लाइफ प्रोसेस में अगला हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग पूरा का पूरा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है फ्रॉम रूट टू लीफ, वहां तक कैसे पहुंचेगा वाटर, उसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग वहीं से देखने वाले हैं. यहाँ पे सिर्फ इतना लिख लो कि H2O is obtained from the H2O is obtained from land. ठीक. water reach to leaves through a vessel. Called, जिस वेसल के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम. इसको हम लोग बोलेंगे जाइलम. तो बस वाटर के लिए सिर्फ इतना ही लिखो. इसके लिए बहुत ज्यादा तुमको लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है वो हम लोग अगले ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में करने वाले हैं. ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, वाटर रीच टू लीव्स थ्रू अ वेसल कॉल्ड जाइलम. क्लियर? फोर्थ नंबर, लाइट. चलो मेरे को एक चीज बताओ, प्लांट जो रहता है वो कौन से, लाइट जो रहता है ये इसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं. जैसे व्हाइट लाइट अगर लेकर के चलेंगे, नेचुरल व्हाइट लाइट के टोटल 7 कॉन्स्टिट्यूएंट उससे कलर्स होते हैं जो रेनबो फॉर्म करता है. क्लियर? तो प्लांट जो है या क्लोरोफिल जो है
वो प्लांट के कौन से कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा? कमेंट करके मेरे को जल्दी बताओ, प्लांट के कौन से कलर को एब्जॉर्ब, सॉरी, प्लांट जो है वो लाइट के कौन से कलर को एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है आउट ऑफ 7 कलर्स? जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। चलो, किसी को नहीं, हाँ वो गलत कलर है। नहीं नहीं, अब समझो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो। कोई सा भी ऑब्जेक्ट किसी कलर का हम लोग को तभी वो दिखता है जब वो उस स्पेसिफिक कलर को रिफ्लेक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बोर्ड अभी तुमको ये स्काई कलर में दिख रहा होगा, थोड़ा सा डार्क स्काई कलर में दिख रहा होगा, तो ये जो बोर्ड है ये सामने में, ये स्काई कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आया? जैसे ये जो मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, ये ब्राउन कलर में अभी तुम लोग को अपीयर हो रहा होगा, तो यहाँ से जो ये लाइट आ रहा है, सारे टाइप के लाइट्स को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उन्हीं लाइट्स को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कंबाइन होकर के ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर एक प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में टोटल 7 कलर्स ऑफ जो लाइट है, उसमें से बाकी कलर्स को तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए एबिलिटी उसके पास है, बट ग्रीन कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से प्लांट जो रहता है या लीफ जो रहता है या फिर क्लोरोफिल जो है, ये हमको ग्रीन कलर का अपीयर होता है। तो कोई सा भी सब्सटेंस किसी स्पेसिफिक कलर में तभी विजिबल होगा या अपीयर होता है जब वो उसी स्पेसिफिक कलर को रिफ्लेक्ट करता हो। क्लियर हो गया? इसका मतलब प्लांट जो रहता है वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब ना करके उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से प्लांट्स हमको ग्रीनिश अपीयर होते हैं। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर लाइट देखेंगे तो ध्यान समझो, व्हाइट लाइट कंटेन्स, एक सेकेंड, नेचुरल व्हाइट लाइट, नेचुरल व्हाइट लाइट contains its 7 constituent. Its 7 constituent colors which have different wavelengths. Which have different wavelengths. अब वेवलेंथ का मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख रहा हूं, उसको तुमको लर्न नहीं करना, मैं उसको करवा दूंगा, टेंशन ना लो। डिफरेंट वेवलेंथ, दैट इज दो तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे देखना, सब एक्सप्लेन सबको किया जाएगा, पहले इसको समझो ध्यान से। दैट इज 390 नैनोमीटर, एनएम लिखा है मतलब नैनोमीटर, टू 780 नैनो, एक सेकेंड, 700 नैनोमीटर। अलग अलग बुक्स में इसके डेटा जो रहते हैं वो अलग अलग मिलते हैं, तो मैं जो तुमको लिखा रहा हूं तुम लोग अभी भी इसी को ही कंसीडर करोगे, इसी से तुम्हारा काम चल जाना है। 390 टू 700 नैनोमीटर। और अगर इसका यूनिट चेंज किया जाए, एक नया यूनिट अभी यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेगा, देखो 3900 एंगस्ट्रम, ए लिख करके ऊपर में एक डॉट लगाया जाता है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, तो 7000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, ANG, वेट, ANGSTRUM, इस यूनिट को बोला जाता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब NM, अब यहाँ पे यूनिट भी लिख लेना, नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। एक मीटर में अगर 10 टू द पावर -9 का मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब बहुत छोटा यूनिट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नैनोमीटर। वहीं अगर एंगस्ट्रम की बात करते हैं तो ये एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। पावर जो है वो एक और रिड्यूस हो जाएगा इसमें से, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। वहीं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये डेटा तुमको याद रखना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो तो पहले उसको बंद कर लो, अगर नोट डाउन कर रहे हो पहले बंद कर लो, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले समझो इधर, देखो ध्यान से। लाइट जो हम लोग यूज करते हैं, जो भी लाइट्स हम लोग देखते हैं, ये एक्चुअल में ये सिर्फ लाइट हो गया हमारे सराउंडिंग में। पहले एक चीज, रुको, नया पेज निकालते हैं, ढंग से कॉन्सेप्ट समझो पहले। जैसे हम लोग जितने भी हमारे आसपास में लाइट है, ये लाइट का एक फॉर्म होता है वेव, ठीक है। अब समझो, जैसे हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं तो मोबाइल फोन भी एक वेव्स को यूज करेगा वो, ठीक। जो हम लोग रेडियो, पहले के जमाने में जो रेडियो यूज किया जाता था वो भी एक वेव को ही यूज करता था, ताकि उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक। लाइट भी जो है ये भी वेव्स को यूज करता है ताकि वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा पाए।
तो लाइट मान लो जैसे ये वेव के फॉर्म में आया, लाइट ये वेव के फॉर्म में आया है, ठीक। यहाँ पे ये जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट हुआ और ये हो गया इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये हो जाएगा इसका टॉप मोस्ट पॉइंट। अब ध्यान से समझना, दो टॉप मोस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और दो बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच के लेंथ को हम लोग बोलेंगे ट्रफ। ये प्रीवियस ईयर के तुम्हारे टॉपिक्स है, रिवाइज करवा रहे खाली, देखो ध्यान से। ऊपर वाले सॉरी टॉप जो पॉइंट्स होते हैं इनके बीच के लेंथ को बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, और बॉटम जो दो पॉइंट्स होते हैं इनके बीच के लेंथ को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। दोनों का ही लेंथ इक्वल होता है, दोनों का ही लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो लेंथ आया हुआ है इसी लेंथ को हम लोग लैम्डा से इसको बोलते हैं लैम्डा, LAMDA, लैम्डा। इसी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, वेव लेंथ, इसी को बोला जाएगा वेव लेंथ। समझ में आ रहा है? ये जितना ज्यादा दूर में रहेगा, जैसे ये वाला देख लो, इसमें एक तो हाइट यहां पे बनेगा, दूसरा और उधर बनने वाला है, तो इसका जो लेंथ रहेगा ये बहुत ज्यादा होगा। इसका वेवलेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसका वेवलेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये अभी तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, तो वेवलेंथ तुम्हारा ये हो गया। वेव के बारे में और ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं देखने वाले। वेव में तुम्हारा बहुत सारी चीज आता है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट को, और क्या बोलते हैं इसमें तुम्हारा ये वेवलेंथ आ जाएगा, वेव वेलोसिटी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे, बहुत सारे टर्म्स है इसमें। तो उन सब चीजों के बारे में हमको कोई जानना नहीं है, सिर्फ हमारे काम का है यहाँ पे वेवलेंथ। तो वेव्स के दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। लिखने का भी जरूरत नहीं है, अगर समझ में आ गया तो सिर्फ दिमाग में बिठा करके रखो। अब ध्यान से समझना, कुछ कुछ लाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग तो टोटल 7 लाइट्स देखने वाले हैं, कुछ कुछ लाइट्स ऐसे होते हैं जिनका की वेवलेंथ तुमको ज्यादा मिलेगा, कुछ कुछ लाइट्स ऐसे होते हैं जिनका वेवलेंथ तुमको कम देखने के लिए मिलेगा। तो जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स होते हैं इनका वेवलेंथ, इनका जो वेवलेंथ रहता है ये 380 नैनोमीटर से लेकर के 790 नैनोमीटर, या फिर अगर इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के 7900 एंगस्ट्रम। ये टोटल जो 7 हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट विजिबल लाइट्स है उनका ये वेवलेंथ का रेंज है। समझ में आ गया? सातों के सातों वेवलेंथ इसी रेंज के अंदर में ही फॉल करेंगे, इसी रेंज के अंदर में ही फॉल करने वाले हैं। उसमें से भी प्रीवियस वेट, उसमें से भी लाइट जो है, उसमें से भी लाइट जो है वो प्लांट ट्रैप करने वाला है। तो उसमें से कौन से लाइट्स को वो ट्रैप करेगा बोलने से 790 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। जैसे यहाँ पे क्या देखे हुए थे, टोटल रेंज कितना है 780 से लेकर के 790 तक है। इसको छोड़ करके 700 से लेकर के एक सेकेंड 800, हाँ सॉरी 390 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, इतने के बीच में जिस भी वेवलेंथ का लाइट आता होगा सिर्फ उन्हीं लाइट्स को ही प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है। उसके आगे के लाइट्स को ना वो एब्जॉर्ब करने वाला है, ना ही इससे कम वेवलेंथ वाले लाइट्स को ये एब्जॉर्ब करने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स लाइट जो एब्जॉर्ब करेगा उनका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 390 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। अदरवाइज 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम तक के लाइट का वेवलेंथ होना चाहिए। ये था तुम्हारा लाइट से लेकर के इसका डिटेलिंग। एक सेकंड वेट, ठीक है चलो इतने तक का नोट डाउन करो जल्दी फटाफट, 2 मिनट का टाइम देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कितने तक का नोट डाउन करो फटाफट, फिर यहां से आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, थोड़ा स्पीड करो। ठीक, आधे लोग लिख लिया, बाकी लिखो जल्दी फटाफट। बायोलॉजी में नोट डाउन हम लोग को बहुत ज्यादा करना है, मैं कभी कभी स्पीड में आगे भी निकल जाऊंगा। तुम अपने नोट्स में जहां पे ये
आया हुआ रहेगा, ये पूरा का पूरा स्क्रीन आया हुआ रहेगा, उसका टाइम टाइम जो रहता है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अगर तुम्हारा टॉपिक छूट गया रहेगा तब के केस में, ताकि बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख करके उस स्पेसिफिक टॉपिक में जो स्क्रीन चेक कर लो और जो भी चीज छूटा रहेगा उसको कॉपी में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो टाइम नोट डाउन करते चलना, अगर तुमको लग रहा है कि बीच में छूट सकता है तो टाइम नोट डाउन करते चलना, बीच बीच में कितने मिनट के वीडियो में तुम्हारा कंटेंट छूटा हुआ है। हो गया, ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। देखो, तो ये तो हो गए सारे के सारे रॉ मटेरियल्स जो कि हम लोग को यूज करना रहता है फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस में, ठीक। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्चुअल में ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये होता कैसे है। तो पहले अभी अभी फिर से कॉपी पेन वगैरह अपना बंद कर दो और पहले समझो इसको, पहले समझते हैं इसको डिटेल में और उसके बाद फिर इसको नोट डाउन करना, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगा करके छोड़ दो इसमें, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, समझो। देखो ध्यान से समझो, फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है एक्चुअल में हम लोग इसमें इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। पहले मैं इसको समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से पहले सुनो, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक। पहले समझेंगे इसको, देखो ध्यान से एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के समझो। सबसे पहला तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये होगा हमारा प्लास्टिड सेल जो रहता है, प्लास्टिड सेल के इनसाइड में, जो हम लोग कल देखे हुए थे, जिसके के अंदर में पूरा का पूरा तुम्हारा दो तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे। एक आ जाएगा जो खाली स्पेस था जहां पे फ्लूइड कंटेंट था, उसको हम लोग बोल रहे थे स्ट्रोमा। जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उसको बोल रहे थे हम लोग ग्रेना। एंड एक एक जो प्लेट्स रखे हुए थे पिलर को फॉर्म कराने के लिए उसको हम लोग बोल रहे थे थाइलेकॉइड। ये तीन नाम याद कर लो, एक हो जाएगा स्ट्रोमा, दूसरा हो जाएगा ग्रेना और थर्ड वन हो जाएगा उसमें से थाइलेकॉइड। एक हो जाएगा स्ट्रोमा, दूसरा ग्रेना और तीसरा थाइलेकॉइड। स्ट्रोमा, ग्रेना, थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा, ग्रेना, थाइलेकॉइड, दो तीन बार बोलो याद हो जाएगा। ये है हम लोगों का पूरा वो प्लास्टिड। प्लास्टिड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे ये एक एक प्लेट प्लेट के फॉर्म में तुम्हारा थाइलेकॉइड जो है वो अरेंज होकर के ग्रेना फॉर्म करने वाला है। ये हो जाएगा एक, मैं दो ही बनाऊंगा, तुम लोग भी अपने कॉपी में सिर्फ दो ही पिलर बनाओगे, ज्यादा बनाने से टाइम वेस्ट होना है और ज्यादा कुछ होगा नहीं। देखो, तो ये हो जाएगा प्लास्टिड, विजिबल है, ठीक, विजिबल है, प्लास्टिड हो गया। अब समझो यहाँ पे अंदर में फ्लूइड कंटेन किया हुआ है ये, जिसको कि हम लोग ये पूरा का पूरा बीच अंदर के रीजन को बोलते हैं स्ट्रोमा। देखो, ये हो जाएगा सबसे पहला ग्रेना, ये हो जाएगा स्ट्रोमा, ग्रेना, स्ट्रोमा। और एक जो है सिंगल, हाँ इसे से लिख देते सिंगल, एक जो है इसको बोलेंगे थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तीन पार्ट्स मेनली हम लोग को प्लास्टिड में याद करना है। ये तीन पार्ट्स मेनली प्लास्टिड में हमको याद रखना है। एक हो जाएगा स्ट्रोमा, दूसरा हो जाएगा ग्रेना और तीसरा हो जाएगा इसमें से थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड क्लोरोफिल कौन कंटेन करता है बोलने से, थाइलेकॉइड कंटेन करेगा। अब प्रोसेस देखो ध्यान से, सबसे पहला तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे यहां से ये सनलाइट आया, ये आ रहा है सनलाइट, सबसे पहला जैसे सनलाइट विजिबल होता है प्लांट में, थाइलेकॉइड के इनसाइड में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोफिल। इसको बोल रहे हैं हम लोग क्लोरोफिल, ठीक है। सबसे पहला करता क्या, देखो ध्यान से, क्लोरोफिल जो रहता है यहाँ पे इसके पास में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये आयंस अगर तुम याद नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाए, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी टाइप से इन आयंस को मेंशन नहीं करता है,
क्लियर? मैं तुमको एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक बार एनसीईआरटी बुक रीडिंग कर लेना, तुमको पता चल जाएगा कौन सी चीजों को हमको लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। और अगर सब चीजों को लिख भी दोगे तो भी तुम्हारा कोई लॉस नहीं होना है, खुद का ही नॉलेज बढ़ रहा है उसमें। देखो ध्यान से, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आयंस कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन Ca++ इसको लिखते हैं, मैंगनीज आयन Mn++ इसको लिखेंगे, क्लोरीन आयन Cl- लिखेंगे इसको। तो मेनली ये 3 डिफरेंट आयन तुमको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। एक हो जाएगा कैल्शियम आयन, एक हो जाएगा मैंगनीज आयन, और एक हो जाएगा यहाँ पे क्लोरीन आयन। क्लियर हुआ? ये कौन कंटेन कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेन्स कैल्शियम आयन, मैंगनीज आयन एंड क्लोरीन आयन। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे समझो। ये जो स्ट्रोमा दिख रहा है, स्ट्रोमा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बोले थे फ्लूइड, मतलब वाटर लाइक, लिक्विड लाइक सब्सटेंस, फ्लूइड। ये हो जाएगा फ्लूइड। यहाँ पे अगर ये फ्लूइड है मतलब लिक्विड सब्सटेंस है, और लिक्विड सब्सटेंस अगर प्लांट में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे खासे अमाउंट पे होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वाटर। इसका चेंज करने दो कलर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, H2O। यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में। क्लियर हो गया? स्ट्रोमा में बहुत ज्यादा अमाउंट पे वाटर प्रेजेंट है। अब देखो ध्यान से, होता क्या है, इसके इनसाइड में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये सबसे पहला सनलाइट को ट्रैप करेगा। सनलाइट जैसे ही ट्रैप करेगा, सनलाइट आने के बाद, अब सनलाइट क्या है? एक एनर्जी है। सनलाइट क्या होता है? एक टाइप का एनर्जी होता है। जैसे ही क्लोरोफिल के पास एनर्जी पहुंचता है, ये जो आयंस दिख रहे हैं, ये आयंस इग्नाइट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। भेजे में घुसा इतना। अगर क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको ट्रैप करता है, उसके वजह से जो आयंस होते हैं वो इग्नाइट हो जाते हैं। इग्नाइट होने का मतलब होता है एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही ये आयंस इग्नाइट होते हैं, यहाँ पास में क्या दिख रहा है तुमको? वाटर। यहाँ पास में क्या दिख रहा है? H2O। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे इसके पास में है H2O। यहां से सनलाइट ट्रैप होकर के एनर्जी यहाँ पे बनने वाला है। एनर्जी जैसे ही बनेगा, एनर्जी फॉर्म, एनर्जी जैसे ही बनता है, जैसे ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, अब एनर्जी यहाँ पे एक काम करेगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे एक प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस, लाइसिस जो है ना, लाइसिस, ये जो लाइसिस वर्ड दिख रहा है फोटोलाइसिस, लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसका मतलब वाटर को क्या किया जा रहा है? लाइट को यूज करके ब्रेक डाउन किया जा रहा है। वाटर का ब्रेक डाउन लाइट को यूज करके किया जा रहा है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या किया जाता है? लाइट को ट्रैप किया जाएगा, लाइट एनर्जी को यूज किया जाएगा, और लाइट एनर्जी को यूज करके वाटर को तोड़ा जाएगा, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो समझो ध्यान से, जब भी वाटर को डिसोसिएट किया जाएगा खास करके लाइट को यूज करके, तो H2O, यहां से ये लाइट आया, इसको एनर्जी प्रोवाइड हुआ। एनर्जी को हम लोग ऐसे ट्रायंगल के साइन से दिखाते हैं। H2O यहां से टूटेगा और टूट करके दो डिफरेंट गैसेस बनाएगा, एक बनाएगा H2 और दूसरा बनाएगा O2। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट गैसेस यहां से बनने वाले हैं। एक बनेगा H2 और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन, मतलब O2। पहले इतने को याद करते हैं, इसके बाद फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्लास्टिक ले लिए। प्लास्टिक जो रहता है वो किन किन चीजों से बना हुआ है? बोले से मेनली 3 चीजें याद रखना है। सबसे पहला आ जाएगा तुम्हारा उसमें स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो एक फ्लूइड कंटेंट पार्ट होता है जो कि अपने पास में वाटर अच्छे खासे अमाउंट पे कंटेन करेगा। उसके बाद अगला जो आ जाएगा वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर। पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना जो रहता है ये एक एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड जो रहता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट अपने पास कंटेन करता है। ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। वो हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट आयंस अपने पास रखे हुए रहेगा, जिसमें से कैल्शियम आयन, मैग्नीज आयन, क्लोरीन आयन, ये सारे के सारे वहां पे प्रेजेंट होने वाले हैं। क्लियर? अब मैकेनिज्म देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, सनलाइट ट्रैप करने वाला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये सबसे पहला सनलाइट ट्रैप करेगा। क्लोरोफिल जैसे ही सनलाइट ट्रैप कर लेगा, सनलाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उस एनर्जी को यूज करके जो प्लांट है वो वाटर का फोटोलिसिस करवाने वाला है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस बोलो फोटोलिसिस बोलो दोनों सेम चीजें हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्लियर हो गया? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन,
और वाटर का ब्रेकडाउन किया जा रहा है, इसका मतलब पानी जो है वो दो पार्ट में टूटेगा, एक बनाएगा ऑक्सीजन गैस और दूसरा बनाएगा हाइड्रोजन गैस। याद हुआ इतना? इतना याद हो गया? चलो ठीक, इतना याद हो गया तो अब आगे क्या प्रोसेस देखो। अब यहां से ये जो वाटर है, वाटर यहां से दो पार्ट्स में टूट गया है, एक बनाया है ये H2, वेट देखो, वाटर यहां से ब्रेक डाउन होगा और ये बनाएगा H2 और साथ में ये बनाएगा O2, दो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस बना लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे तुम्हारा याद आता है। अब ध्यान से समझो, मैं कुछ एंजाइम्स का नाम ले रहा हूं, वो चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, ऐसा कोई उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी उनके बारे में नहीं लिखता क्लास 10 के लेवल पे। तो अब ध्यान से समझो, ये जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में दो टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं। एक एंजाइम को हम लोग बोलते हैं NADP, NADP, और दूसरे एंजाइम को हम लोग बोलते हैं RUBP बोलो या फिर और RUDP बोलो, दोनों ही है ना, RUBP और RUDP। क्लियर हो गया? दो टाइप के एंजाइम्स कंटेन करता है स्ट्रोमा। कौन कौन सा एंजाइम है बोले तो एक हो जाएगा NADP और सेकंड वन इज RUBP और RUDP। ठीक, इतना NADP और ये RUBP। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स। जैसे ही यहां से H2 और O2 रिलीज हुए, ध्यान से समझना, फोटोलिसिस के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जैसे यहां से रिलीज होंगे, ये जो NADP है, NADP बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है किसके किसके टुवर्ड्स? हाइड्रोजन के टुवर्ड्स। तो NADP जो है ये H2 हाइड्रोजन को पहले ये हाइड्रोजन से ये रिएक्ट करने वाला है, तो NADP हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा NADPH2। सबसे पहला NADP जो है, NADP ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के टुवर्ड्स वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, इस वजह से हाइड्रोजन NADP से बाइंडेड हो जाएगा, उससे बाइंड कर जाएगा और ये नया एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं NADPH2। NADPH2। अगर ये NADP का फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो उसको मैं लिख दे रहा हूं कहीं पे, यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से। एक सेकंड, तुम्हारा इच्छा है याद करने का चाहो तो याद कर सकते हो, ना करने का चाहो तो नहीं कर सकते। तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, जनरल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, लेकिन NADP बस याद रखना है, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा बोर्ड में, भले ही तुम्हारा ये एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर इसके थ्रू एक्सप्लेनेशन करोगे तो फुल मार्क्स आने के जो चांसेस रहेंगे वो तुम्हारा और इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से NADP को याद रखोगे। फुल फॉर्म इसका होता है निकोटिनामाइड, वेट, निकोटिनामाइड, एडेनाइन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड नहीं है, निकोटिनामाइन है, MIN। निकोटिनामाइन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। इसको बोलते हैं हम लोग NADP, NADP। वैसे ही RUBP है, RUBP का भी सेम वैसे ही नाम आ जाएगा, इसका नाम हो जाता है, एक सेकंड यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखो RUBP या RUDP, DP ही लिखते हैं, चलो ये आ जाएगा रिब्यूलोज, रिब्यूलोज, वेट, रिब्यूलोज डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डायरेक्ट डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। समझ में आ गया? ये होता है RUBP या RUDP का फुल फॉर्म। अब ध्यान दो, RUBP या RUDP दोनों में से कोई एक बोलने का यहाँ पे मतलब ये है कि तुम ये डाइन्यूक्लियोटाइड बोलो या फिर बाइन्यूक्लियोटाइड बोलो, दोनों का ही मीनिंग दो न्यूक्लियोटाइड के लिए यूज होना है। इसी वजह से इसको RUBP भी किसी किसी बुक में तुमको देखने के लिए मिलेगा और किसी किसी बुक में RUDP भी देखने के लिए मिल सकता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज के लिए बोल रहा है। ये है RUBP और RUDP, RUBP और RUDP, और साथ ही साथ ऊपर में था NADP, NADP।
क्लियर हो गया। NADP जो है ये हाइड्रोजन के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोजन को बाइंड करने वाला है। वहीं RUBP जो रहता है, ध्यान से समझना, RUBP जो रहता है ये अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एंजाइम इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स CO2, ये CO2 से बाइंड करने वाला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ये बाइंड करने वाला, ये अट्रैक्टिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के टुवर्ड्स, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ में बाइंड करने वाला है। क्लियर हुआ इतना? अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इतने सारे प्रोसेस कर चुके हैं और अभी तक हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई नहीं है कहीं पे, अभी तक हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखा है। अभी हमको बस दो टाइप के गैसेस दिखे हुए हैं, एक हो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन, जिसमें से हाइड्रोजन जो था ये NADP के साथ बाइंड हो चुका है, हाइड्रोजन NADP के साथ में बाइंड हो चुका है और अभी भी फ्रीली घूम रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्रीली कौन घूम रहा होगा? ऑक्सीजन। तो अभी स्ट्रोमा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अभी यहाँ पे नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। बस यहाँ पे यह याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RUBP से बाइंड करने होने वाला है, RUBP से बाइंड होने वाला है। अब देखो यहाँ पे आगे का प्रोसेस, जैसे ही ये हाइड्रोजन NADP से बाइंड हो गया, हाइड्रोजन जैसे ही NADP से बाइंड हो गया है, अब पूरे के पूरे फ्रीली इस स्ट्रोमा में ऑक्सीजन घूम रहा है, पूरे स्ट्रोमा में ऑक्सीजन घूम रहा है और प्लांट के बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मेनली जो ऑक्सीजन प्लांट यूज करेगा वो फूड के ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन करेगा उसी टाइम पे उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, अदरवाइज ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये ऑक्सीजन प्लांट का किसी काम का नहीं होने वाला, ऑक्सीजन प्लांट के किसी काम का नहीं है। लेकिन RUBP जो है या RUDP जो है उसको रिक्वायरमेंट होता है किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्लांट के पास अभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। बात समझ में आ गया? ऑक्सीजन अभी प्लांट के पास अवेलेबल है बट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्लांट के इनसाइड में बहुत ज्यादा हो जाएगा और एनवायरमेंट में इसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया? प्लांट के इनसाइड में यहां तक इस प्रोसेस तक आते तक ये जो ऑक्सीजन है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और बाहर में क्या है? एनवायरमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। भेजे में घुसा इतना? यहाँ पे RUBP जो है इसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है बिल्कुल भी, RUBP को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इनसाइड में कोई यूज नहीं है। तो अब यहाँ पे एक बढ़िया सा प्रोसेस चलेगा, समझो ध्यान से। जितना प्लेस ये ऑक्सीजन एक्वायर करके बैठा हुआ है इसका तो कोई काम है ही नहीं, ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा बाहर और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कर जाएगा प्लांट के इनसाइड में। क्लियर हो गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम लोग गैसेस एक्सचेंज जो होता है स्टोमेटा में, वो किस वजह से होता है ये समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन मतलब कि प्लांट को ऑक्सीजन का यूज नहीं है, इसी वजह से वो बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा तो इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया हुआ है। भेजे में घुसा इतना? फिर से एक बार प्रोसेस सुनो तब याद हो जाएगा। सबसे पहला प्लांट जो है ये प्लास्टिड हम लोग लेकर के चलेंगे। प्लास्टिड क्या क्या कंटेन करता है बोलने से? स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड और ग्रेना। थाइलेकॉइड जो रहता है इसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होने वाला है जो कि डिफरेंट टाइप के आयंस कंटेन करता है। आयंस जो रहते हैं ये सनलाइट का जो एनर्जी होता है उसको ये यूटिलाइज करेंगे और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करेंगे। वाटर को ये दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो वाटर जब दो पार्ट्स में टूट जाएगा, एक हो जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो NADP से अटैच होता है क्योंकि NADP जो है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। स्ट्रोमा जो रहता है हाइड्रोजन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन जाकर के बाइंड कर जाएगा NADP से। अब ऑक्सीजन जो है ये फ्री फॉर्म में पूरे के पूरे स्ट्रोमा में घूम रहा है। उस ऑक्सीजन का पूरे के पूरे प्लांट में कोई यूज नहीं है एक्सेप्ट क्या बोलना चाहिए उसको, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा प्लांट में उसका कोई यूज ना होने की वजह से प्लांट इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक और टाइप का एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं RUBP जो रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होता है। इस वजह से ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अंदर में आने वाला है। आ गया समझ इतना? अभी हम लोग खाली गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस तक पहुंचे हुए हैं। क्लियर? अब देखो इसके आगे का प्रोसेस। जैसे ही अंदर में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो प्लांट है, प्लांट को तो वाटर का कोई कमी होगा ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लेगा।
बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अभी भी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो वो अभी 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 स्ट्रोमा में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट है बोले से ध्यान से देखो, एक हो गया वाटर, दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 अभी एंटर कर गया है, तो दूसरा हो जाएगा क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सब्सटेंसेस के फॉर्म में हम लोग सिर्फ दो ही चीजों का यूज करेंगे, एक वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? किसमें से, H2O तो H2O ही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है RuBP के साथ मिल करके RuBpCO2 बनाएगा, जैसे NADPH2 के साथ मिलकर के NADPH2 बनाया हुआ था, वैसे ही RuBpCO2 से मिल, अभी ये तीसरा भी है, ये तीन रॉ मटेरियल्स अभी इनसाइड में प्रेजेंट है मेनली। एक हो जाएगा H2O, सेकंड वन इज RuBp प्लस CO2 ये, और थर्ड वन इज NADPH2। तीन अभी रॉ मटेरियल्स हमारे पास प्रेजेंट है, कहां पे बोलने से, प्लांट के इनसाइड में। क्लियर? कितना क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, यहां तक के प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए हम लोगों को लाइट का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, यहां तक के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को लाइट का रिक्वायरमेंट था। तो यहां तक जो प्रोसेस चला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, LIGHT, लाइट रिएक्शन। इसके बारे में, इसके और भी नाम होते हैं, इसको लिखते टाइम पे पूरा का पूरा डिटेलिंग में लिखाऊंगा, अभी समझो खाली। इसको बोलेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन। ठीक है, और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसके लिए लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बिना लाइट के भी वो सारा प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो आगे के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ये वाला था लाइट रिएक्शन, अभी जो आगे करने वाले हैं ये हो जाएगा तुम्हारा डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखो डार्क रिएक्शन क्या होता है, अभी रॉ मटेरियल के फॉर्म में, एक सेकेंड, जगह तो बहुत ही कम हो गया, वेट, ठीक, अब आ जाएगा, इतने में लिख लेंगे। देखो अब तो आगे का जो प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सारे मैकेनिज्म जो प्रोसेस हम लोग को याद करने का था वो यहीं तक था। अब आगे का प्रोसेस देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहला क्या यूज होंगे, रॉ मटेरियल सब आ गया, रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला तुम्हारा आ जाएगा NADPH2, दूसरा क्या आ जाएगा RuBpCO2, और साथ में क्या आ जाएगा H2O। ये तीनों रॉ मटेरियल्स आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के फिर ये क्या बनाएगा, C6H12 और O6 ग्लूकोज फॉर्म किया, और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो बाहर निकला हुआ था वो यहां पे नहीं निकला है, यहां से निकला हुआ था ऑक्सीजन। याद करना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू याद करना कि ऑक्सीजन बहुत पहले से ही बन चुका है, वो निकल गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट बाद में होता है, पहले ऑक्सीजन को एक्सक्रीट कराना रहता है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलना चाहिए, एंटर करवाना होता है। तो इस हिसाब से NADPH2, RuBpCO2, H2O, C6H12O6 और O2 बनाएगा। एग्जाम में तुमको ये वाले टर्म्स नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए बताया गया था। इसके जगह पे तुम लोग क्या लिखोगे, H2O प्लस CO2, बस गिव्स C6H12O6 प्लस H2। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ये एरो के सामने में लगा देना लाइट, या फिर ऐसे ट्रायंगल बना दो LIGHT, और इस साइड में लिख देना क्लोरोफिल। क्लियर हो गया ये इतना? तो इस हिसाब से पूरा का पूरा मैकेनिज्म तुम्हारा चलता है प्लांट के इनसाइड में फोटोसिंथेसिस का। ठीक, अब एक बार सबको रिवाइज करने की कोशिश करो, और क्लियर हो गया तो बोलो क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ेंगे और इसको लिखाना चालू करेंगे। और अगर कहीं पे डाउट है तो जल्दी क्वेश्चन पूछो, जल्दी क्वेश्चन पूछो। एक तो बायोलॉजी वैसे भी लेंथी बहुत ज्यादा होते हैं टॉपिक्स इसके, और टाइम टेकिंग होता है। क्लियर हो गया तो जल्दी कमेंट पे क्लियर लिखो, और अगर हो गया डाउट, कुछ डाउट है तो जल्दी से डाउट पूछो, अदरवाइज इसको लिखाने का काम चालू करेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक, चलो तो ठीक है, क्लियर हो गया बाकी लोगों का। अब देखो आगे, एक बार प्रोसेस को मैं फिर से बता दे रहा हूं, पूरा प्रोसेस सुन लो, जितना भी याद हो जाएगा बहुत बढ़िया, उसके बाद लिखना चालू करेंगे, सारा चीज याद हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस हम लोग क्या देख रहे थे, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस जो है वो हो जाएगा तुम्हारा लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जिसमें कि सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है। तो लाइट रिएक्शन के लिए सबसे पहला होगा क्या, क्लोरोफिल जो रहेगा वो सनलाइट को ट्रैप करेगा, जिसके वजह से उसके पास में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं, आयंस आपस में, सॉरी आयंस जो रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे या फिर इग्नाइट हो जाएंगे। ड्यू टू इग्निशन ऑफ द आयंस, यहाँ पे क्या चालू हो जाएगा, फोटोलिसिस ऑफ
वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जैसे ही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी जो है वो टूट जाएगा। जैसे ही पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, लाइट का काम कंप्लीट। लाइट का काम यहीं तक था, इसी को हम लोग बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन। इसके बाद आगे को प्रोसीड करने के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस में होगा क्या, जब H2 और O2 दोनों मिल गया है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट था पहले से ही NADP जो है वो H2 के टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होता है, जिस वजह से वो H2 को अट्रैक्ट करके NADP H2 बना लेगा। साथ ही साथ वहीं पे प्रेजेंट है RUBP, लेकिन RUBP को ऑक्सीजन पसंद नहीं है, इसको पसंद हो जाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अंदर में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, बाहर से हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए पहले तो जगह बनाएंगे, जगह बनाने के लिए ऑक्सीजन को बाहर भेजेंगे, और जब जगह बन जाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बुलाया जाएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, RUBP से ये रिएक्ट कर लेगा और ये बना लेगा RUBP-CO2। अब अंदर में जो रॉ मटेरियल बचे हुए हैं, NADPH2 है जिसको कि तुम लोग लिखोगे H2O, RUBP-CO2 है जिसको कि तुम लोग लिखने वाले हो CO2, और साथ ही में वाटर तो लिख ही लिए हैं। ये आपस में कंबाइन होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करेंगे, ठीक। चलो अब इसको लिखने का काम चालू करते हैं। अब ध्यान से समझते चलो इसको, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट अब इसको पूरा डिटेल में लिखते चलेंगे। फिर लास्ट में मैं ये पेज ला दूंगा, जो चीज इसमें से तुम्हारा छूटा हुआ रहेगा या जो चीज तुमको नोट डाउन करने का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अपने तरीके से जब भी हम लोग डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे करना चालू करूंगा, अपने तरीके से तुम लोग एक डायग्राम बना लेना कहीं पे, और जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूं, जितना तुम समझ पाए हो, अपने समझ के हिसाब से पूरे के पूरे पेज को भरने वाले रहोगे। जैसे मैं यहाँ पे कितना सारा कुछ लिखा हुआ हूँ, इतने से तुम्हारा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट है। ऐसे ही तुम एक पेज में अपने अपने हिसाब से पूरा का पूरा लिखोगे, जिससे कि तुमको खुद क्लियर होते जाएगा कि तुम क्या लिखते हुए हो और एग्जाम में तुमको क्या लिखने का है, ठीक। चलो अब इसको लिखने का काम चालू किया जाए, देखो ध्यान से एक एक करके। ठीक, तो हेडिंग तो लगाई थी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, क्लियर विजिबल है। देखो, द मैकेनिज्म involves two major steps और रिएक्शंस लिखो। रिएक्शंस, फर्स्ट वन इज, नाम एकदम ध्यान से समझना, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। पहला हो जाएगा लाइट रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। इसका दूसरा नाम होता है फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज। इसका तीसरा नाम होता है हिल रिएक्शन। पहले नोट डाउन करो इसको, फिर समझाएंगे एक एक चीजों को। डार्क रिएक्शन का जो अगला नाम होता है ये हो जाएगा बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज, इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है ब्लैकमैन रिएक्शन। डिफरेंट नाम लिखाने का मतलब ये है, एग्जाम में तुमको डार्क और हिल रिएक्शन या फिर डार्क और लाइट रिएक्शन ना देकर के इनके नाम से भी क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। पढ़े तो हो लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, बट नाम अगर चेंज करके दे दिया जाएगा तो फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअल में हम लोग इसमें पूछा क्या हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से तुमको अलग अलग नाम भी यहाँ पे याद करवा दिया गया है। अब देखो ध्यान से, वेट, एक सेकंड, ठीक है। चलो, वो किसी का कॉल आ गया था, ध्यान से समझो। ये तुम्हारे अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हो जाएंगे। इसमें से जैसे लाइट रिएक्शन को हम लोग बोल रहे हैं फोटोकेमिकल फेज, इसका भी एक सिग्निफिकेंस समझो।
फोटो का मतलब होता है लाइट और केमिकल का मतलब होता है कुछ कुछ केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट। तो जो हम लोग लाइट रिएक्शन किए हुए थे, याद करो लाइट रिएक्शन में हम लोग केमिकल्स यूज किए हुए थे तो आयंस के फॉर्म में, कैल्शियम आयन था, मैंगनीज आयन था, क्लोरीन आयन था, ये सारे के सारे जो आयंस थे ये फोटोलिसिस करने के लिए हेल्प कर रहे थे। इसी वजह से हम लोग इसको फोटो केमिकल फेज बोलते हैं, जिसमें से लाइट और कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, फोटो केमिकल फेज। अगला हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन बोलने का मतलब यह है कि हिल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसका कुछ सरनेम वगैरह होगा ये, तो हिल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया हुआ था, तो उसी साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन क्लियर। अगला देखो डार्क रिएक्शन, इसको हम लोग बोल रहे हैं बायोसिंथेटिक फेज। सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब हो जाएगा सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज वर्ड से आया हुआ है। सिंथेसाइज का मतलब होता है फॉर्मेशन। और याद करो जब डार्क रिएक्शन पढ़े हुए थे उसी में हम लोगों ने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स डार्क रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, इसी वजह से इसका नाम, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होने की वजह से इसको बायो बोला जा रहा है, उसका सिंथेसाइज हो रहा है, इसी वजह से इसको बायोसिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। और जो साइंटिस्ट ने इसको खोजा हुआ था उसका नाम था ब्लैकमैन, इसी वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन रिएक्शन। पहले वाले लाइट रिएक्शन क्या क्या बोल रहे हैं, लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेज या फिर हिल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन का नाम बायोसिंथेटिक फेज या फिर ब्लैकमैन रिएक्शन। ये हो जाएंगे तुम्हारे इसके तीन तीन नाम। पहले ये नाम, ये चलो ये नाम याद हो गया। अब इसमें से हम लोग एक एक करके देखते हैं, देखो ध्यान से। ठीक, तो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज या फिर हिल रिएक्शन, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। ये भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हिल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसमें लिखना, स्टेप 1 फोटोलिसिस ऑफ या फोटोलाइसिस ऑफ H2O। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, H2O सनलाइट। क्या क्या बनाएगा ये, H2 गैस के फॉर्म में होने वाला है, प्लस O2 गैस के फॉर्म। जहां पे भी रिएक्शन लिखेंगे तुम बैलेंस फॉर्म में लिखना उसको, मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा, तुम उसको बैलेंस फॉर्म में लिखोगे। H2O का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो गया, ड्यू टू स्टेप 2 क्या हो जाएगा, H2 प्लस NADP बनाएगा क्या ये, NADPH2। ये क्लियर हो गया। इसके बाद इतने में हो गया हिल रिएक्शन कंप्लीट। सेकेंड वन डार्क रिएक्शन। इसमें क्या होता है डार्क रिएक्शन में, CO2 प्लस RuBP, ये बना लेगा RuBP CO2, ये आ गया। अब एक्चुअल में हाँ ये RuBP आ गया, और इसका ये हो जाएगा स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 इसमें ये क्या हो जाएगा, RuBP प्लस RuBP CO2 प्लस NADP H2 gives C6H12O6 प्लस O2। ये तुमको साइड में लिखना है, जब तुम पूरा अपना पॉइंट्स बनाओगे तो इसको लिखना है तुमको पॉइंट्स में। इसके अलावा देखो ध्यान से, इसके अलावा ये जो फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस का ये डिफाइन करने के बाद यहाँ पे तुम यहाँ पे लिखने वाले हो इसका रिएक्शन, यहीं पे उसको मेंशन कर दोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये H2O प्लस CO2 गिव्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सनलाइट, हीट या सनलाइट लिख लेना, और साथ में क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 प्लस O2। बस इतना तुमको लिखना है मेन हेडिंग में। और साथ में अगर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारा आता है तो एक्सप्लेनेशन में पूरा का पूरा ये वाले इक्वेशंस लिखोगे, ये पूरे इक्वेशंस लिखोगे एक्सप्लेनेशन में।
चलो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, इतना फटाफट, इतना ही तुम्हारे काम का है, इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस में तुम्हारे काम का है ही नहीं। ये हम लोग मोर देन सफिशिएंट पढ़ लिए तुम्हारे लिए। इतना पढ़ लिया मतलब समझ लो कि तुम्हारा लगभग लगभग कुछ पोर्शन 11th और 12th का भी तुम्हारा कवर हो चुका है इसमें। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। नोट डाउन हो जाए तो रिटर्न करके जल्दी कमेंट करो ताकि आगे बढ़े। रिटर्न रिटर्न रिटर्न, गुड गुड गुड। बाकी जल्दी करो, 3-4 लोग हैं जो एकदम स्पीड में लिखते हैं, इनका तुरंत पूरा का पूरा नोट डाउन हो जाता है। एक तो हाँ, बार बार नोट्स एकदम बढ़िया से बनाना, बार बार बोल रहा हूँ मैं नोट्स का डिमांड कभी भी कर दूंगा, तुमको अपलोड करना पड़ेगा, मैं चेक करूंगा उसको। नोट्स अपना बढ़िया से बनाओ। एक काम किया करो तो, मेरे पास में बहुत ज्यादा काम होते हैं, मेरे दिमाग से उतर जाता है, जो भी चैप्टर में कंप्लीट कर दूं उसके अगले दिन नोट्स पीडीएफ फॉर्म बनाओ या फिर इमेज फॉर्मेट बनाओ, जो भी तुमको इच्छा है उसमें बनाओ और ग्रुप में उसको अपलोड कर दिया करो। एप्लीकेशन के ग्रुप में उसको अपलोड कर दिया करो मेरे बिना बोले। अब अगर अगली बार से बोलना बोलना पड़ा मेरे को तो मैं तुमको नहीं बोलूंगा, सीधा तुम्हारे घर फोन करूंगा और मैं सीधा पेरेंट्स से बात करूंगा। तो मेरे बिना बोले चैप्टर खत्म होते ही नोट्स अपलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो जितने लोग का नहीं हुआ है वो लोग टाइम मेंशन कर दो। क्या बोलते हैं कि कितने मिनट में तुम्हारा ये स्क्रीन आया हुआ है, और जब ये क्लास खत्म हो जाएगा उन्हीं उन्हीं मिनट्स में जा करके सिर्फ स्क्रीन को देखोगे, जो जो चीजें छूटे हुए रहेंगे उसको कॉपी में अपना नोट डाउन करते हुए कंप्लीट करोगे। चलो फिर से एक बार इसको रिवीजन करवा दें क्या, याद हो जाएगा? चलो एक बार रिवीजन करवा देते, ध्यान से सुनो। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग क्या किया है, फोटोसिंथेसिस में एकदम पूरा कॉपी पेन बंद कर दो, आंख भी बंद कर दो, कॉन्सेंट्रेट होकर के सिर्फ कान से सुनो, कान से सिर्फ सुनो। मैं यहाँ पे कुछ नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, आंख खुला करके देखने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। आंख बंद करो, कॉन्सेंट्रेट होकर के सिर्फ सुनो और चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो। वो चीजें इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो जो चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए थे बोलने के टाइम पे या तुम्हारे सुनने के टाइम पे, वो सारी चीजें इमेजिन होना चाहिए। अगर हो गया तो याद हो गया। देखो ध्यान से, सबसे पहला फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा जो पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कंटेन करेगा। सबसे पहला इसमें से हम लोग को 3 पार्ट्स मेनली याद करने हैं। एक हो जाएगा स्ट्रोमा जो कि फ्लूइड कंटेंट पार्ट होता है, दूसरा हो जाएगा ग्रेना, ग्रेना जो एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो पिलर बने हुए रहते हैं छोटे छोटे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए रहते हैं, जिनको कि हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड जो रहता है वो अपने इनसाइड में ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करेगा। उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में डिफरेंट डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन, मैंगनीज आयन, क्लोरीन आयन। ठीक, ये जो आयंस रहते हैं ये लाइट को ट्रैप करने के बाद आप अपने आप में इग्नाइट होते हैं, और साथ ही में ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर को करवाएंगे। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करवाने वाले, मतलब पानी को ये लोग तोड़ेंगे, तोड़ करके ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन के लिए बैठा हुआ है पहले से ही स्ट्रोमा के पास में एनएडीपी। एनएडीपी को जैसे ही हाइड्रोजन दिखता है उसको ये लपक करके अपने में रिएक्ट करवा लेगा, अपने में बाइंड करवा लेगा। बच गया है यहाँ पे ऑक्सीजन जो खुला घूम रहा है यहाँ पे। जब वो खुला ऐसे ही घूम रहा है उसका तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जैसे ही ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हम लोग को नहीं होता है, हमको पता चलता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट हम यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा है, उसको चुपचाप वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ही स्ट्रोमा से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, उस स्पेस में जिस चीज का रिक्वायरमेंट होता है जिसको कि हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ पे एंटर करेगा। एंटर होने के बाद यहाँ से पहले से ही प्रेजेंट है आरयूडीपी या आरयूबीपी। आरयूबीपी उसके साथ बाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाला है। अब पूरे के पूरे रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्लांट के इनसाइड में NADPH2, RuBP CO2 और वाटर अवेलेबल है। इन्हीं सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके कुछ कुछ केमिकल प्रोसेसेस वहां पे होंगे, और साथ ही साथ कुछ कुछ एंजाइम्स और इन्वॉल्व होने वाले हैं, और ये आपस में मिल करके C6H12O6 दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, इसको बनाने का काम करने वाले हैं।
ये है तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, जिसमें से जितने प्रोसेस तक हम लोग लाइट का यूज किए हुए थे उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन या फिर हील रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल फेज। उसके बाद अगला जो पार्ट आया हुआ था उसको हम लोग बोलेंगे लाइट डार्क रिएक्शन, उसी का दूसरा नाम है ब्लैकमैन रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज पूरा तुम्हारा फोटोसिंथेसिस इतने में हो गया कंप्लीट, पूरा फोटोसिंथेसिस हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का हमारा जो पार्ट था वो टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहां से हम लोग आगे चलने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीटेड, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक इसका पॉइंट तो आज खत्म कर देते हैं, कम से कम यूनिसेलुलर में अमीबा जो रहता है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म करते हैं। चलो इसके बाद फिर आज का छुट्टी करवाएंगे। देखो आगे, अब लगा हेडिंग तुम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हम लोग दो टाइप से देखने वाले हैं, एक हो जाएगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में और दूसरा आ जाएगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं मेनली इसमें से एक तो प्लांट्स तो होते ही हैं, और सॉरी प्लांट्स नहीं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो एक सिंगल सेल के बने हुए रहते हैं, और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं इनके पास नंबर ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, ये अपना न्यूट्रिशन यहाँ से अपना सॉरी इनका एक एक करके भी हम लोग प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यूनिसेल्युलर में एनसीईआरटी जिसके बारे में डिटेलिंग दिया हुआ है वो है एक ही ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम लोग बोलते हैं अमीबा। अमीबा, AMOEBA, अमीबा। स्पेलिंग थोड़ा सा अटपटा है इसका और प्रोनाउंसिएशन उससे अटपटा है, अमीबा। ठीक है, अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन के पूरे प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी भी अमीबा का पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए दे देता है। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग है, ये अगर पूरा लिख दोगे मार्क्स इसमें से कटना ही नहीं है, और बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, किसी ना किसी सेट में वो दे ही देता है। तो देखो अब हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला हम लोग इसमें से देखेंगे अमीबा, और बाकी भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में अभी हम लोग को यहाँ पे देखना ही नहीं है। चलो अमीबा, अमीबा का सबसे पहला तो इसके बारे में डिटेल देख लो। इट हैज नो डेफिनेट शेप, इट्स शेप इज known as amoeboid shape। अमीबा का शेप को अमीबॉइड शेप बोलते हैं, अमीबा के मूवमेंट को एमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है समझ लो, जो कि अपना सारा कुछ अपने नाम पे ही काम करता है। ठीक है, अपने नाम पे ही सारा कुछ इसका काम होता है। तो अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड शेप मतलब इरेगुलर शेप होता है, अमीबॉइड शेप मतलब इरेगुलर शेप है। अभी तुमको अमीबा कुछ ऐसे इस शेप में दिख जाएगा, कुछ टाइम के बाद देखोगे तो तुमको अमीबा जो है वो इस शेप में दिख जाएगा, मतलब इरेगुलर है, वो किसी भी शेप को वो एक्वायर कर सकता है। इस वजह से इसका जो शेप रहता है इसका स्पेसिफिक नाम होता है एमीबॉइड शेप, अमीबॉइड शेप। क्लियर हुआ, अमीबॉइड शेप। अब देखो जब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं तो इसके लिए हम लोग को इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको साइड में लिख लेना। पहला स्टेप हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड, इनटेकिंग ऑफ फूड। सेकंड नंबर इसमें से आ जाएगा डाइजेशन, सेकंड नंबर आ जाएगा इसमें से डाइजेशन। एक तो इंजेशन कर लिए, इंटेक कर लिए, इंटेक करने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लिए, डाइजेस्ट करने के बाद अब थर्ड नंबर जो इसमें से आ जाएगा एसिमिलेशन, वेट वेट वेट, एसिमिलेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन।
फोर्थ नंबर इसमें आ जाएगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और फिफ्थ नंबर इसमें से आ जाएगा एक्सक्रीशन या इजेशन, सॉरी इसको लिखना इंजेशन था वो, इसको लिखना इजेशन। ये इंजेशन है और ये इजेशन है, ठीक है। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक करना, इंजेक्शन नहीं है, इंजेशन है, STION, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड मटेरियल इनटेक करना, डाइजेशन का मतलब हो जाएगा उसको ब्रेक डाउन करना, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच, इसका जब डेफिनेशन लिखेंगे वहां पे बताऊंगा। डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल या सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जो रहता है वो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन के बाद अगला जो है ये एब्जॉर्प्शन है। तो अगला जो प्रोसेस रहता है ये बॉडी में उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। जहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है वहां से सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को पूरे के पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा। थर्ड नंबर इसमें बोल रहा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है पूरे बॉडी में उसको फैलाना, पूरे बॉडी में उसको फैलाना। जैसे ह्यूमन के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड जो रहता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू विलाई, देखेंगे डिटेल में। थ्रू स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड व्हिच कॉल्ड विलाई। विलाई जो रहता है वो सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन उसी के पास आए हुए रहते हैं पूरे के पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स। फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड वेसल्स में उसको मिला देता है। जैसे ही ब्लड वेसल में फूड मिलेगा, मिक्सअप हो जाएगा, फिर वो ब्लड के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब फूड को पूरे के पूरे बॉडी में फैलाना, पूरे के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरे के पूरे बॉडी में स्प्रेड करना, जो लिखना चाहो। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब बॉडी में ये पता चल जाता है कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बचे हुए हैं। वेस्ट प्रोडक्ट बचे हुए वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। इजेशन, इसके बारे में पांचों के पांचों प्रोसेस हम लोग अमीबा में नहीं देखेंगे। जब हम लोग एनिमल मतलब ह्यूमन बींग्स का पूरा न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कल के क्लास में, तो इसको हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे पांचों प्रोसेस। अभी अमीबा के लिए सिर्फ एकदम शॉर्ट में इसको निकालना है, काम था, इसी वजह से मैं तुमको ये पांचों नाम बता दिया। ठीक, अब देखो, हाँ एक चीज, अमीबा का अगर पूरे के पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को तुमको अगर डिटेलिंग करने के लिए आता है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो यही 5 डिफरेंट स्टेप्स बनाओगे और इसके पूरे के पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को तुमको बताना पड़ेगा। अब देखो अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये ले लिए अमीबा, ये हो जाएगा उसका न्यूक्लियस, ये आ गया इसके सामने में एक फूड मटेरियल, ये हो गया फूड। अगला स्टेप यहां से क्या आ जाएगा, अमीबा जो है ये एक फॉल्स माउथ क्रिएट करता है, एक फॉल्स माउथ क्रिएट करता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये हो गया फॉल्स माउथ। वेट, ये है फॉल्स माउथ, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया। पी साइलेंट होता है, पी यहाँ पे साइलेंट होगा, पी साइलेंट होगा। और जैसे ही अमीबा को सामने में फूड मटेरियल दिखता है, ये अपना फॉल्स माउथ क्रिएट करता है, और फॉल्स माउथ क्रिएट करने के बाद ये फूड मटेरियल को अपने अंदर यहां तक ले लेगा। भेजे में घुसा इतना फूड मटेरियल को, जैसे ही ये अंदर लिया, यहां से इसका जो ये पार्ट दिख रहा है ये बाहर से ऐसे कवर होना चालू होता है, बाहर से ऐसे कवर होना चालू होता है। वेट, ये बाहर से यहां से ऐसे कवर होना चालू होगा। जब ये बाहर से कवर हो गया है तो फूड मटेरियल जो है ये पूरे के पूरे अमीबा के बॉडी के इनसाइड में चला गया। अब इसके पास तो अलग अलग क्या बोलते हैं ऑर्गन्स या फिर अलग अलग सेल तो है नहीं, सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है। तो इसको ये डाइजेस्ट तो कर लेगा बॉडी के इनसाइड में, उसी सेल के अंदर में इसका डाइजेशन भी हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, और सभी सेल्स को फूड मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन ये सिंगल सेल है, इसी को ही खाली फूड मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। हमारे हमारे जो सेल्स है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होने की वजह से फूड को हमको एसिमिलेट कराने का रिक्वायरमेंट होता है। ये एक सिंगल सेल है, क्या एसिमिलेट करवाएगा उसको, कहाँ स्प्रेड करेगा, एक ही सेल में है, जहां डाइजेशन हुआ पूरे के पूरे सेल में डाइजेस्टेड फूड को वो स्प्रेड कर देगा। क्लियर इतना?
तो जैसे ही ये पूरे के पूरे अपने बॉडी में, अब यहाँ पे इसका पूरा का पूरा अंदर में ये ले लो, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इसका ये हो गया न्यूक्लियस, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा ये फूड मटेरियल। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना दो। अभी इसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो ये हो जाएगा डाइजेशन, इसका प्रोसेस समझ में आ गया। जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है, अब डाइजेस्टेड फूड में कुछ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बचने वाला है, डाइजेस्टेड पार्ट को वो अपने बॉडी के लिए एनर्जी बनाने में यूज करेगा, अपने बॉडी का एनर्जी फॉर्म कराने के लिए वो डाइजेस्टेड फूड का यूज करने वाला है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, इसको ये वैसे जैसे फॉल्स माउथ क्रिएट किया हुआ था, वैसे एक फॉल्स एनस क्रिएट करेगा, और उसके थ्रू ये अपने बॉडी से क्या करेगा, इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। ठीक, चलो अब इसका प्रोसीजर हम लोग लिखेंगे। आगे के प्रोसेस में इसमें क्या हो रहा है, वेट, ये हो जाएगा अमीबा, और यहां से ये वेस्ट वेट, थोड़ा सा इसको घुमा के बना देना, ऐसे घुमा के बना दो, और यहाँ पे इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसको बाहर निकाल दिए, एक्सक्रीट कर दिए पूरा, थोड़ा सा अटपटा टाइप का बना देना ताकि लगे कि वो मटेरियल अलग था, ये डाइजेस्ट होने के बाद बाहर निकला हुआ है। और यहाँ पे इसके इनसाइड में इसका आ जाएगा न्यूक्लियस, यहाँ पे इसके इनसाइड में आ जाएगा इसका न्यूक्लियस। फाइनली ये एक्सक्रीट हो गया, ये बाहर निकला है, बॉडी से बाहर निकला हुआ है, और ये जो है ये बॉडी के इनसाइड में जाने वाला है, ये बॉडी के इनसाइड में जाने वाला है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंजेशन, इंजेशन, इंजेशन। ये भी इसी का ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इंजेशन ये नहीं है, इंजेशन ये बाजू वाला है, ये है तुम्हारा इंजेशन। उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है ये तुम्हारा हो जाएगा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, तीनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली यहां पे वर्क करने वाले हैं। और ये जो प्रोसेस है ये हो जाएगा तुम्हारा इजेशन, इजेशन। ये आज के क्लास में इतना डायग्राम पूरा बना लो इसको, और इसके बारे में जो स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग है इसको मैं तुम लोग को कल करवाने वाला हूँ। मुश्किल से 5 मिनट्स का टाइम लगेगा इसमें। 5 मिनट का ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा मेजर टॉपिक चालू हो जाएगा, ह्यूमन डाइजेशन, डाइजेशन इन ह्यूमन। बहुत बड़ा टॉपिक है, मे भी 2 दिन खा जाए, ठीक है, 2 दिन खा जाए, तो फिर भी उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब तो देख लिए कि टाइम टेकिंग कैसे, मतलब बायोलॉजी कैसे टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों को बायोलॉजी का क्लास जब भी चलेगा, मान करके चलो कल से तुम्हारा टाइम में धीरे धीरे करके और इंक्रीज करते जाऊंगा। लास्ट क्लास जो हुआ था वो तुम्हारा 1 आवर 4-5 मिनट के आसपास का हुआ था। आज का क्लास लगभग 1 घंटा 15 मिनट आसपास का हो चुका है। कल के क्लास में हम लोग लगभग 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे की क्लास हम लोग अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने आप को उतना प्रिपेयर करके लाओ, धीरे धीरे पूरा ठंडी आते तक ये जो तुम्हारा टाइमिंग रहेगा ये 2 आवर्स तक हम लोग इंक्रीज करेंगे। पर डे का क्लास हम लोग 2 आवर्स का करेंगे, तब जाकर के तुम्हारा जो कोर्स है वो दिसंबर 20 से पहले खत्म कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग का कोर्स पूरा का पूरा एग्जाम तक खींचा जाएगा, उतना टाइम अपने पास नहीं है, ठीक। तो थोड़ा सा कल से अपने आप को और प्रिपेयर करके आओ, अच्छा खासा खाना पीना मस्त खा पी करके बैठना, ताकि 1.5 घंटा वहां से उठना और ना पड़े तुम। समझ में आ गया इतना? और जितना आज करवाया गया है इसको रिवीजन करके, बायोलॉजी के हर प्रीवियस क्लास को नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके ही पहुंचोगे, तभी जाकर के तुमको याद होगा और पूरे के पूरे चीजें समझ में भी आएगा और क्लास में ही तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। इतना, चलो आज का सेशन एंड किया जाए।